नाज़रीन आदाब, शब खबर की ख़ुसूसी पेशकश हालात हाज़िरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से हम मालूमात आप तक पहुँचा देते हैं। इस प्रोग्राम की वसातत से आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के कारखानादार हैं या जो हुनरमंद अफराद हैं, उनको मदद फराहम करने के लिए अगर यहाँ कोई महकमा काम कर रहा है तो उसका नाम है इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। सरकार की कोशिशों की बदौलत जहां बहुत सारे महकमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वसअत दी जा रही है वहां के बुनियादी ढांचे को, वहीं इंडस्ट्रीज को भी यहां सरकार की कोशिशों की बदौलत बढ़ावा मिल रहा है। इंसानी वसाइल के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो जो यहाँ के हुनरमंद अफराद हैं, कारीगर हैं, उनको भी मुराआत और मदद फराहम की जाती है। रोजगार के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो इंडस्ट्रीज ही वो शोबा है जो रोजगार के हवाले से बहुत सारी जगहों पे मददगार साबित होता है। तायराना नजर डालेंगे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है उसमें कौन सी पॉलिसीज आई। 1995 में पहली इंडस्ट्री पॉलिसी आई, 1998 में दूसरी पॉलिसी वजूद में लाई गई और 2004 की अगर बात करेंगे तो मजमूई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसको मुतारिफ किया गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कई पैकेजेस का ऐलान किया गया। 2016 में स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का वजूद अमल में लाया गया। अब इस पॉलिसी को अमलाया ही जा रहा था कि एक तूफान आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तूफान कौन सा है? जी हां, कोविड-19 का तूफान, जिसने पूरी दुनिया में कहर बपा कर दिया। सरकार ने कोविड के चलते जहां मुख्तलिफ शोबों के हवाले से इकदाम किए, वहीं सरकार ने यहां इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के हवाले से, एंटरप्रेन्योर्स को मदद फराहम करने के हवाले से बहुत सारे इकदाम किए। पैकेजेस का ऐलान किया गया मरकजी सरकार की तरफ से। आपको याद होगा कि जब यहां पे पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम हुआ, यहां पे मरकजी वज़रा आए, बहुत सारे इलाकों में गए, तो उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात की। वहां पर भी यह डिसाइड हुआ कि यहां के लिए एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसको वजूद में लाया जाएगा। कोविड के चलते यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक खास ऐलान किया कि 1350 करोड़ रुपए का पैकेज जो है उसका ऐलान किया गया। ये सारी बातें, ये पैकेज के हवाले से कौन सी कोशिशें हैं सरकार की, ये जो नई पॉलिसी होगी ये क्या होगी, किस तरह से हमारे एंटरप्रेन्योर्स इससे मुस्तफीद होंगे, यही बातचीत हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। जी हां, इस बातचीत को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। जी हां, ये है जनाब मनोज कुमार द्विवेदी साहब, जो कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स हैं और इनके पास इजाफी चार्ज है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का। जनाब मनोज कुमार द्विवेदी साहब, आपका हमारे शो में खैर मकदम है। आगाज करना चाहेंगे, चूंकि आपने ओवरऑल जो हमने सिनेरियो दे दिया, एक तायराना नजर डाली हमने कि जो यहाँ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का डिपार्टमेंट है उसकी कोशिशें जो है, उसकी सरगर्मियां जो हैं। हाल ही में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक ऐलान किया कि 1350 करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो दिया गया। इस पैकेज के तहत जो यहां का वो तबका है, यहां के कारखानादार हैं, एंटरप्रेन्योर्स है, किस तरह से उनको इससे फायदा मिलेगा, इससे आप आगाज कीजिए। अभी जैसे आपने कहा, हाल ही में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो आगाज किया इस पैकेज का, जी, ये हम कहेंगे कि एक आगाज है, क्योंकि ये एक शुरुआत है। जी, इस पैकेज के जरिए ये बताया गया है कि इंडस्ट्रीज के लिए सरकार बहुत कुछ करना चाहती है। जी, वो ये भी समझती है कि ये मुश्किल वक्त है, कोविड-19 के चलते और भी जो मुश्किलें पूरे देश में विदेश में देखी जा रही हैं, जी, बिजनेस की हालत अच्छी नहीं है, तो उनको मदद देने के लिए ये पैकेज का ऐलान हुआ, जिसको अगर आप क्वांटिफाई करें तो कहेंगे 1350 करोड़ का है। लेकिन अगर इस पैकेज के एलिमेंट्स देखें तो इसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और रिफॉर्म मेजर्स हैं जी, जो इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम काम कर रहे हैं। बहुत समय से हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को दिक्कतें आती हैं एनओसीज लेने में, परमिशंस लेने में। उन सबको किसी तरीके से एड्रेस अगर हम नहीं करेंगे तो हम चाहे कितने भी लोगों को हम रिलीफ दें, इकोनॉमिक रिलीफ दें, उनकी मुश्किलें बनी रही। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी
डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो इसमें करीब 83 रिकमेंडेशंस थी जो एक कमेटी बनाई गई थी, उसने सरकार को 83 रिकमेंडेशंस दी, जिन रिकमेंडेशंस पे काम हो रहा है जी। इसमें कुछ रिकमेंडेशंस की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस डायरेक्ट थी और कुछ की एडमिनिस्ट्रेटिव और रिफॉर्म्स मेजर्स की इम्प्लीकेशंस हैं। तो इसमें सबसे बड़ा ऐलान जो था वही तो यही था कि 5% की जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो सभी कर्जदारों को जो हमारे बैंकों से, यहाँ से जम्मू कश्मीर बैंक और दूसरे बैंकों से उन्हें जो लिया है उनको 5% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। तो जो अकाउंट्स डिस्ट्रेस में आ गए थे, जिनको दिक्कत आ रही थी इसकी वजह से, उनको इससे सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा एक डिमांड थी कि जो फिक्स चार्जेस किए गए कोविड के चलते और कुछ और दिक्कतों के चलते जो धंधे बंद पड़े थे, उन दिनों में बिजली डिपार्टमेंट फिक्स चार्जेस जो ले रहा था, लोगों ने कहा जब हमारे पास बिजनेस नहीं था तो वो चार्जेस वेव ऑफ करने चाहिए, तो उसका भी डिसीजन लिया गया है। वाटर चार्जेस, ये कौन सी चार्जेस मतलब इसमें होंगे, थोड़ी सी वजाहत। ये फिक्स चार्जेस इस तरीके से होते हैं कि जैसे आपका यूनिट चल नहीं रही है लेकिन आपको फिक्स चार्जेस देने हैं, क्योंकि आपको बिजली का कनेक्शन दिया है और सब दिया है, तो वो फिक्स चार्जेस आपके चलते रहते हैं और वो एक तरीके से मीटर होते रहते हैं। तो वो चार्जेस जो थे वो डिमांड थी इंडस्ट्री की और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स की कि उसको वेव ऑफ किया जाए। तो पूरे समय के लिए वेव ऑफ करने के बजाय हम लोगों ने यही समझा कि 6 महीने के लिए ये सहूलियत दी जाए। इसी तरीके से पानी के जो चार्जेस थे वो भी सहूलियत दी गई है। तो इस तरीके के बहुत सारे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं मेजर्स, लेकिन जो इसमें मुझे जो ज़्यादा होप है वो ये है कि आत्मनिर्भर भारत में जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उनको, और इसमें जो हमने रिफॉर्म मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं उनको सबको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी आराम मिलेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि सारा भरपाई सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि इन दिनों में सरकार के भी रेवेन्यू नीचे आ गए, टैक्स कलेक्शन नीचे आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते थे वो भी कम हो गया। तो इसलिए सारी भरपाई सरकार नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ी सी जो सहूलियत दी जा सकती है, राहत दी गई है। दूसरा, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की बात की जा रही है जहां पर ये फिर वापस अपने पैरों पे खड़े होकर आगे बिजनेस कर सके। जैसे आपने बात की जनाब द्विवेदी साहब, ये आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम के हवाले से, उसमें ये बताइए कि ये कौन से एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं, कौन से कारखानादार हैं? जैसे हमारे पास अभी कारखानादार अगर की हम बात करेंगे, बड़े कारखानादार हैं, दरमियाना दर्जे के हैं जो मीडियम लेवल पे आते हैं, या स्मॉल लेवल के हैं, तो कौन से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको इससे फायदा मिलेगा? अब देखिए, एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो आत्म भारत निर्भर की अनाउंसमेंट थी वो ये थी कि एमएसएमई की डेफिनेशन को ही बदल दिया गया जी। और जो नई डेफिनेशन आई है उसके हिसाब से अगर देखें तो तकरीबन जम्मू कश्मीर की कुछ, मुझको लगता है 10 यूनिट्स छोड़ के सारी यूनिट्स एमएसएमई में आ जाती हैं जी। तो इससे यह कहा जा सकता है कि एमएसएमई से जितनी भी सहूलियतें मिलती थी जी, वो अब यहाँ की सारी यूनिट्स को मिलेंगी, और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो हमारी इंडस्ट्रीज को मिलेगा। अब एमएसएमईज को के लिए कुछ स्कीम्स हैं जी। एमएसएमईज के लिए एक एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट है जी। एमएसएमई के लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है जी। बैंकिंग सिस्टम में भी एमएसएमई को प्रायोरिटी सेक्टर डिक्लेयर किया गया है। तो वो बेनिफिट्स जो हैं वो तकरीबन 99.9% इंडस्ट्रीज को, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को जम्मू कश्मीर में इसके जरिए मिलने लगेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मोरेटोरियम की अनाउंसमेंट हुई थी, उसका भी फायदा इंडस्ट्रीज को मिल रहा है। और एक हम यहाँ पे, जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ और इसको बार बार एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि हम जम्मू कश्मीर में एक ऐसा इकोसिस्टम लाना चाहते हैं जहाँ लोग सरकारी नौकरियों के पीछे भागने के, डेली वेजर लगने की कोशिश में जाने के बजाय उनके अंदर ये हौसला हो कि वो अगर अपना कुछ काम शुरू करें तो सरकार के सपोर्ट से और जो यहाँ का इन्वायरमेंट कंड्यूसिव होगा उसके ज़रिए वो लोग अपना रोज़गार भी बना सकते हैं और अपने साथ साथ कुछ और लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। देखिए, जहां हम बात करेंगे यहाँ के रिसोर्सेज के हवाले से, रिसोर्सेज की यहाँ तक किसी हद तक कमी नहीं है। नो डाउट की जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ वगैरह है
यहाँ रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से लाना पड़ता है कहीं कहीं, या मेन पावर की यहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे कोविड चला, तो कोविड के चलते गवर्नमेंट की सारी जो कोशिशें हैं, सारा जो रिस्पॉन्स है वो कोविड का मुकाबला करने की तरफ चला गया। चूंकि उसके बाद फिर बाज़ाब्ता सरगर्मियां शुरू हुई। तो कोविड के चलते मुझे बताइए आप जनाब कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है, इनकी आपकी सरगर्मियां किस तरह चली कोविड के चलते? देखिए, जब कोविड आ गया तो किसी को नहीं मालूम था कि किस तरीके की ये महामारी है, और लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पर हमने इंडस्ट्री शुरू की जी, वो फूड रिलेटेड आइटम्स की थी, एसेंशियल आइटम्स की थी जी। तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्रीज और फूड प्रोसेसिंग की जितनी भी यूनिट्स थी यहाँ पर, और मैं ये कहूँगा जैसे आपके राइस शेलर्स हो गए, स्पाइसेस की इंडस्ट्रीज हो गई जी, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज हो गई, इन सबको हमने सबसे पहले खोलना शुरू कर दिया था। जी, तो धीरे धीरे फिर बाकी आइटम्स भी कवर होते गए और अनलॉक होता गया, और आज काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो गई हैं। जी। अब अगर दिक्कत इंडस्ट्री को आ रही है तो इसलिए आ रही है कि एक्सपोर्ट्स का बाजार अभी भी लगभग ना के बराबर चल रहा है। जो डिमांड जनरेट होनी चाहिए खासकर नॉन एसेंशियल आइटम्स की, वो डिमांड भी अभी नहीं है। तो इसकी वजह से हमारे अभी भी जो बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं वो दिक्कतों की फेस कर रहे हैं। उसके लिए कोशिश यही की जा रही है कि हम उनको जो भी सपोर्ट दे सकते हैं। ये पैकेज भी इसीलिए लगाया गया ताकि ये जो वक्त निकलना है, जितना वक्त गुजर जाए वो वक्त इसी बहाने से गुजर जाए और उनको जितनी कम दिक्कत का सामना करना पड़े वो रहे। अब जब कोविड के चलते जब हमें मास्क की रिक्वायरमेंट हुई तो जो यूनिट्स हमारे यहाँ पहले हैंडलूम का काम करते थे, यूनिफॉर्म स्टिच करने का, उनको हमने मास्क का काम दे दिया। इसी तरीके से कुछ यूनिट्स जो कुछ और तरीके के फैब्रिकेशन करती थी उनको हमने कहा कि आप ऑक्सीजन प्लांट रिलेटेड फैब्रिकेशन कर लीजिए। किसी को हमने कहा कि आप ये सैनिटाइजर्स के पैकिंग बनाइए। जब आप पहले दूसरी चीज़ की पैकिंग बनाते थे, अब सैनिटाइजर की पैकिंग बनाइए। इसी तरीके से कुछ टनल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट आने लगी जो सैनिटाइज करने के लिए यूज़ होती हैं, तो कुछ फैब्रिकेशन यूनिट्स को हमने वो काम दे दिया। तो इस तरीके से कोशिश ये रही कि जो इंडस्ट्री है उसको छोटा मोटा कुछ काम मिलता रहे, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी जो औरतें घर पे बैठ के काम करती हैं उनकी, या जो हमारी छोटी छोटी फैब्रिकेशन यूनिट्स थी उनको काम मिले। लेकिन अभी भी दिक्कतें बहुत हैं क्योंकि जो बिज़नेस फुल फ्लेजेड जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। खासकर जम्मू कश्मीर को इसलिए भी दिक्कत आती है क्योंकि हम लोग बहुत एक कोने में पड़ जाते हैं। सही बात है। यहाँ पर तो वो हमें उसकी वजह से हमारा ध्यान इस बात पे गया कि अगर हम अपने लोकल रिसोर्सेज को ही यूटिलाइज करें। सो उससे हमने ये ध्यान दिया है कि अब हमें आगे चल के इंडस्ट्रीज भी जो यहाँ पर इंकरेज करनी है, जो लानी है, वो होंगी जो यहीं का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही बात है। जैसे यहाँ पर हम अगर सैफरन प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम यहाँ एप्पल प्रोड्यूस करते हैं, एप्रिकॉट प्रोड्यूस करते हैं, वॉलनट प्रोड्यूस करते हैं, तो क्यों ना हम उससे रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को उसको बजाय इसके कि हम कहें कि हम बाहर से लाके किसी और तरीके की इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे जिसको एक डिसएडवांटेज होगा, पोर्ट से भी दूर होगा, जहाँ अवेलेबल है वही। इसी तरीके से तो फर्स्ट हमने इसी पे फूड प्रोसेसिंग को बहुत ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उसके लिए हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि फूड पार्क करके एक अलग इदारे बन जाएं जहाँ पर इन्हीं तरीके की इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाए। दूसरा, हमने देखा यहाँ पर लोग जो पढ़ लिख रहे हैं, काफ़ी लोग ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, आईटी रिलेटेड भी लोगों ने बीटेक किया है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट लोकली नहीं मिल रहा है। तो हमें ये लगा कि एक इंडस्ट्री जो बड़ी आसानी से सेटअप की जा सकती है, जिसमें इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए होता है, वो है आईटी पार्क हम बना सकते हैं और प्लग एंड प्ले फैसिलिटी हम दे सकते हैं। तो हमने एक आईटी पार्क जम्मू में और एक आईटी पार्क कश्मीर के लिए उसके लिए फंड्स भी एलोकेट कर दिए हैं, ज़मीन भी देख ली गई है और उसका जल्दी ही काम शुरू किया जाएगा। अब ये ऐसी प्लग एंड प्ले फैसिलिटी होगी कि हम अपनी स्टार्टअप्स को और अपनी यूनिट्स को वहाँ जगह दे देंगे सस्ते दामों पे और उन लोगों को कहेंगे यहाँ से आप बिजनेस पूरी वर्ल्ड के लिए कर सकते हो। और चूँकि कोविड के टाइम पे इंटरनेट का इस्तेमाल, कोविड के टाइम पे जो नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल है, मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल है, ये सब बहुत बढ़ा है इन दिनों में। तो मुझे लगता है आईटी एक ऐसा एरिया है कि हमारे पढ़े लिखे पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
जो बेरोजगार लोग हैं उनको हम उससे सपोर्ट कर सकते हैं। एमके द्विवेदी साहब, चूंकि आप इस बात से बाखबर हैं कि जब यहाँ पे पिछली दफा पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम चला पूरी यूटी में, तो मरकजी वज़रा आए, उन्होंने बहुत सारे इलाकों का दौरा किया, तो आपको मालूम होगा, याद भी होगा कि यहाँ पे जब मरकजी वजीर जनाब पीयूष गोयल साहब आए, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स उनसे मिले, तो उस वक्त उन्होंने इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि यहाँ पे एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को वजूद में लाया जाए, क्योंकि कई स्टेट्स में उसका ऐलान जो है अभी किया गया। अगर हम यहाँ की बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऐलान के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के दो पहलू हैं जी। एक तो जो सहूलियतें हम लोग स्टेट से देंगे, जी। जैसे स्टेट का जीएसटी का हो गया या मान लीजिए स्टैम्प ड्यूटी के इश्यूज हो गए, ये वो चीज़ें हैं जो स्टेट से गवर्न होती हैं, और एक है जो सहूलियत सेंटर से मिलेगी। जी। आज हमारी जो 2016 की पॉलिसी है उसमें सेंटर की स्कीम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, आईडीएस स्कीम बोलते हैं उसको। जी। अब ये आईडीएस स्कीम को रिप्लेस करने के लिए भारत सरकार एक नई स्कीम लाने जा रही है। जी। इसके हमारे बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं। उस स्कीम में नए इन्वेस्टर्स के लिए भी और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं या जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स में जो लोग सब्सटैंशियल एक्सपेंशन करना चाहते हैं उन सब के लिए इंसेंटिव्स की बात की गई है। और एक उसमें अच्छी चीज़ हम लोगों ने जो कह पाए, और अब जब स्कीम आ जाएगी तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को भी कंसिडर किया जाएगा, वो ये था कि हम इसको जोन ए और जोन बी के हिसाब से करें, ताकि जो एरियाज़ हैं, जैसे मान लीजिए सांबा में इंडस्ट्रीज़ पहले ही आ गई हैं, अब सारी इंडस्ट्री सांबा में ही आना चाहें, उसके बजाय रजौरी पुंछ में भी इंडस्ट्रीज जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात। इसी तरह से सारी इंडस्ट्री बडगाम या रंगरेट में ही आने के बजाय इंडस्ट्रीज कुपवाड़ा तक, बारामूला, सब जगह जानी चाहिए। हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जो अनकवर्ड एरिया थे उनको, तो अनकवर्ड एरियाज में ज़्यादा इंसेंटिव्स होने चाहिए, ये चीज़ की हमने सिफारिश की है। और हमने उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स रखे हैं कि सिंपल सिस्टम होना चाहिए। जो कॉम्प्लिकेटेड रिफंड का सिस्टम होता है या टैक्सेस को लेने का सिस्टम होता है या सब्सिडी क्लेम करने का सिस्टम होता है, उसमें बहुत वक्त लगता है। तो इंडस्ट्री के लोग कहते हैं हम अपने बिजनेस पे ध्यान दें या इन्हीं रिफंड्स के लिए चक्कर काटते रहें। तो उसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे किया जा सकता है, ये मेजर एलिमेंट्स हैं जो नई पॉलिसी आने वाली है। जब ये पॉलिसी भारत सरकार अनाउंस करेगी तो उसमें ही उसी से मैचिंग जो चीज़ें हमें स्टेट दे सकते हैं, हम स्टेट की तरफ से दे सकते हैं, उनको भी हम साथ में अनाउंस करेंगे। देखिए, और ये मिलाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स होगी। देखिए एमके द्विवेदी साहब, चूंकि जैसे कि आपने बता दिया कि ये जो पॉलिसी आने वाली है, इस पॉलिसी में कौन कौन से इनिशिएटिव्स होंगे, आप चूंकि हम इससे पहले हमने कोविड के हवाले से बात की और आपने ये भी 1350 करोड़ के पैकेज की भी बात हुई, चूंकि वो उनसे ये जो नई पॉलिसी है या ये जो 1350 करोड़ का जो ये है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद उन एंटरप्रेन्योर्स, उन कारखानादारों को मिलेगी जो यहाँ पे यूटी जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूद है। लेकिन आप इससे भी पूरी तरह से बाखबर है कि जो यहाँ के कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो इस यूटी के बाहर बाकी रियासतों में अपने कारखाने जो हैं वो चला रहे हैं। चाहे हम गोवा की बात करेंगे, चाहे हम किसी दूसरी जगह की बात करेंगे, थिरुवनंतपुरम की, केरला की बात करेंगे, तो वहाँ के जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको वापस आना पड़ा। अभी वो कोविड के चलते अपने घरों में बैठे हैं। तो आप किस हद तक इस बात को समझते हैं कि ये जो नई पॉलिसी है या 1350 करोड़ का जो पैकेज है, किसी हद तक उनको कहीं सुपेश देने की ज़रूरत है? हाँ, देखिए इस तरीके से इसको कहेंगे कि ज़्यादातर लोग जो बाहर उन दिनों में आए, वो बाहर या तो मजदूरी करने जाते थे या छोटा कोई रोजगार करने जाते थे। जी। अब काफ़ी लोग तो फिर से जब हालात कुछ नॉर्मलाइज हो रहे हैं तो लौट भी रहे हैं, और यही नहीं, हर स्टेट में अपने अपने जगहों से लौट रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं लौट पा रहे हैं, जो यहाँ पर हैं, उनके लिए हमने पहले भी एक पहल चलाई थी। हमने अपने इंडस्ट्रीज़ के एसोसिएशन से बात की थी और उनको कहा था कि इसको आप एडवर्टाइज़ करिए कि जो लोग यहाँ पर हैं और यहाँ के लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करना चाहते हैं वो अप्लाई करें। काफ़ी लोगों ने अप्लाई भी किया, और उसके बाद उन लोगों को हमने ये भी कहा कि हम आपको, क्योंकि हर इंडस्ट्री की अपनी स्किलिंग रिक्वायरमेंट होती है, तो हम आपको थोड़ा स्किल भी प्रोवाइड करेंगे। इसके बावजूद भी जो लोग रोज़गार नहीं कर पाए हैं, उसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्ट में एक प्रोविजन होता है कि 1000 रुपये महीने की मदद दी जाती है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के। उस कैटेगरी में रजिस्टर करने के लिए भी हमने पहल की है।
और काफ़ी लोग उसमें रजिस्टर हुए हैं और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि लोग अपना जो जिस धंधे में वो हैं उसको छोड़ के वो कोई और धंधे में जाए, क्योंकि जहां उन्होंने जो स्किल सेट एक्वायर किया है उस स्किल सेट में ही वो वापस लौटें तो बेहतर होता है। जैसे हमारे आर्टिसंस हैं, वीवर्स हैं, उनके पास एक हुनर है। अब आज हम कहें कि नहीं ये छोड़ के आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर बन के वो लीजिए, वो नहीं ठीक होगा, क्योंकि वैसे ही हम देख रहे हैं कि नई जनरेशन कम इंटरेस्ट ले रही है इसमें। तो हम चाहते हैं कि उनको अपने प्रोफेशन में ही, उनको अपने हुनर में ही प्रमोट किया जाए, सपोर्ट किया जाए। जो दूसरे लोग हैं जो कहीं सिमिलर काम इंडस्ट्री में करते थे उनको यहाँ इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट दिलवाया। अगर हम बात करेंगे ये पॉलिसी के हवाले से, चूंकि आपने थोड़ी सी वजाहत की इसमें कहा गया कि ये जीएसटी जो है उसकी फुल रिइंबर्समेंट की बात शायद होगी। इसमें किस तरह इसका अमल दरामद होगा, या अगर हम दूसरी चीज स्टैंप ड्यूटी की छूट की बात करेंगे, क्या इन चीजों की तरफ कोई इसमें तवज्जो दी जाएगी या कुछ हो सकता है इसमें? देखिए, जब तक पॉलिसी फाइनलाइज नहीं हो जाती तो इसके बारे में डिटेल में हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारी कोशिश ये रहेगी कि टैक्सेस के रिम्बर्समेंट्स, रिफंड्स, सब्सिडीज़ ये एक सिंप्लीफाइड सिस्टम से दिए जाए ताकि आसानी से इनको क्लेम किया जा सके। और ये नहीं होना चाहिए कि कुछ रिफंड हम भारत सरकार से ले रहे हैं, कुछ स्टेट से ले रहे हैं, फिर कन्फ्यूजन में रह रहा है। इसके बजाय एक ही जगह से रिफंड्स होने चाहिए। और कोशिश यही होनी चाहिए कि चूँकि बुरे वक्त से गुजर रहे हैं हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेज, जितना ज़्यादा उनको टैक्स में बेनिफिट हो सके, जितना ज़्यादा उनको रिफंड्स मिल सके और जितने ज़्यादा इंसेंटिव्स दे सके वो हम देने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने बात की अभी उन एरियाज़ के हवाले से जो अनकवर्ड है, जैसे आपने कहा कि जो हम राजौरी की बात करेंगे, कोई और इलाकों की बात करेंगे, उसमें ये बताइए कि जो ज़मीन की हसूलियाबी है उसमें क्या इस पॉलिसी की तरफ कौन सी तवज्जो दी गई है? शायद कहा गया है कि अट्रैक्टिव लैंड पॉलिसी कुछ है इसमें। देखिए, इसमें लोगों की अगर अच्छी लैंड है जिस पे उनका एग्रीकल्चर का काम होता है, उस लैंड को इंडस्ट्री में लाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए हमने ज़्यादातर बैरन स्टेट लैंड आइडेंटिफाई की हैं और उनको ट्रांसफ़र किया है और उसके ज़रिए एक लैंड बैंक बनाने की कोशिश की है। हमारा टारगेट 6000 एकड़ लैंड बैंक का है, जिसमें से 3000 एकड़ का लैंड बैंक बनाने में हम सफल हुए हैं अभी तक। ये लैंड अलग अलग जगहों पे है, डिस्ट्रिक्ट्स में है। इस लैंड की अभी उसको सिक्योर कर रहे हैं, फेंसिंग करेंगे, डेवलप करेंगे। ये वो लैंड है जिस पे हम आगे चल के इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, नए इंडस्ट्रियल इस्टेट्स बनाएंगे। इसमें कुछ ऐसी लैंड हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल इस्टेट्स के एक्सटेंशन में आ जाती है और कुछ ऐसी हैं जो नए इंडस्ट्रियल इस्टेट्स बनेंगे। तो ये जब इंडस्ट्रियल इस्टेट्स तैयार हो जाएंगे तो हमारे पास सफिशिएंट लैंड होगी ताकि जो इन्वेस्टर्स चाहे उस स्टेट के बाहर से आना चाहते हैं, यूटी के बाहर से आना चाहते हैं, या हमारे अपने लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको लैंड मिलनी चाहिए। अब इसके लिए हमने ये थोड़ा सा इस बात की कोशिश की है कि हम देखें किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। बहुत बार इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं लाता है, लेकिन लैंड बहुत सारी मांग लेता है। उनको हम इंकरेज नहीं करना चाहते हैं। हम इंकरेज करना चाहते हैं उस तरीके के इन्वेस्टमेंट में जहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा और लैंड की रिक्वायरमेंट कम है। छोटी यूनिट्स और कुछ जैसे कंडेंस्ड यूनिट्स होती हैं, जैसे मैंने कहा फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स वगैरह, उसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और लैंड की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इस लाइंस पे हमने ऑलरेडी, जब हमने रोड शोज़ किए थे, आपको याद है, हमने जनवरी और फरवरी के महीने में हम लोग मेजर सिटीज़ में गए थे, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, सब जगह गए थे। वहाँ लोगों से मिले थे, लोग इंटरेस्टेड हैं, बल्कि यहाँ के ही कुछ लोग हैं जो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो वापस आके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर हमने यहाँ पे भी जम्मू और पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। श्रीनगर में भी अपने इन्वेस्टर्स से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी यहाँ पर या तो अपनी यूनिट को एक्सपैंड करना चाहते हैं या नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक,
आप हमको एक सिंपल सिस्टम सिंगल विंडो दे दीजिए ताकि हमें 20 दफ्तरों के चक्कर ना काटना। बिल्कुल, तो तवालत जो है, तवालत तो वो एक इजी सिस्टम आप दे दीजिए। दूसरा, एक अच्छी अट्रैक्टिव पॉलिसी दे दीजिए ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ सालों में वापस आ जाए। आज अगर हम कुछ पैसे लगा रहे हैं तो 6, 7, 8 साल में वो पैसा हमें वापस आना चाहिए। तो इन डिस्कशंस के बाद जो हमने किया, उसी के बेसिस पे हम नई पॉलिसी बना रहे हैं। उसी के बेसिस पे हम लैंड की भी अपनी पॉलिसी रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम इस तरीके से प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कर सके कि जैसे मैंने कहा, जहां एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जहां पर लोकल रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल है। अब मैं बाहर से कोई यूनिट ला के, मैं गुजरात से कम्पीट नहीं करना चाहता हूँ, मैं महाराष्ट्र से कम्पीट नहीं करना चाहता हूँ। उनको जो नेचुरल एडवांटेजेस हैं पोर्ट्स के, वो मुझे कभी भी नहीं होंगे। तो मैं अपनी लोकल स्ट्रेंथ्स पे कम्पीट करना क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो हमें माजी में लैंड की अदम दस्तयाबी के हवाले से जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, चाहे वो छोटे लेवल पे कोई स्टार्ट करना चाहे, जो उनको दिक्कतें पेश आती थी, इस पॉलिसी के वजूद में आने से उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और उनको वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है? डेफिनेटली मिलेगा। और इसके लिए कोई ये भी नहीं है कि किसी को इंडस्ट्री यूनिट लगानी है तो अगर वो जब तक अपने गांव से निकल के शहर में नहीं आएगा, शहर में आके ज़मीन महंगी खरीदेगा नहीं, तब तक वो अपना कुछ कर नहीं सकता काम शुरू। ऐसा नहीं, हम एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहां अनकवर्ड एरियाज़ में, दूर दराज एरियाज़ में भी जो सिंपल यूथ है, जो थोड़े इन्वेस्टमेंट से कुछ करना चाहते हैं, उनको भी हम इंकरेज करेंगे। क्योंकि द्विवेदी साहब, ये बताइए आप, चूंकि जो यहाँ पे अब दस्तकार जो है यहाँ के, क्योंकि दस्तकारियों के हवाले से जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर जो है, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। आर्टिजन क्रेडिट कार्ड जो है, जिस तरह किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पे दिया जाता था, इसी तरह से आपने ये ऐलान किया कि सरकार ने ये ऐलान किया कि आर्टिजन क्रेडिट कार्ड जो है वो दिया जाएगा। तो इसके पीछे जो कंसेप्शन है क्या है, क्या फवाइद है? देखिए, हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कहते हैं कि किसान को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसको जब कभी क्रेडिट, सही बात है, उसको अगर बीज खरीदने अपने खेतों के लिए, उसको कोई और चीज़ें, उसको फर्टिलाइज़र खरीदने हैं, कुछ भी खरीदना है, तो उसके ज़रिए से वो कुछ पैसा बैंक से ले सकता है। आर्टिसंस को ये सहूलियत बहुत दिनों से बंद थी, इसको हमने पूरा रिवाइव किया है। इसके तहत कोई भी आर्टिसन जो है वो 2 लाख रुपए की राशि जो है वो ले सकता है बैंक से, और 5 साल में उसको लौटानी है। उसको 7% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। अब अगर 8-9% पे बैंक का लोन मिल रहा है और 7% सब्सिडी मिल जाए, इसका मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव टर्म्स पे उसको ये 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। उससे वो रॉ मटेरियल खरीद सकता है, उससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। ये स्कीम हमने अभी हाल ही में अनाउंस की, और जब वो रजिस्टर हो जाएगा और उसको कार्ड मिल जाएगा, तो वो कार्ड दिखा के उसको ये काम आसानी से हो जाएगा। उसको कोई लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है, बैंकों के चक्कर नहीं काटने हैं। इसको कौन कर सकता है? ये जो भी लेजिटिमेट आर्टिसन है वो हमारे डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स के साथ रजिस्टर हो जाएंगे। जब हम उसको सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये रजिस्टर्ड है, ये जेन्युइन आर्टिसन है, तो वो बैंक में वो कार्ड लेके जाएगा, तो उसको ये सहूलियत मिल जाएगी। तो ये कार्ड एक तरीके से उसको एम्पावरमेंट देगा। इसी तरीके से हमने कहा कि कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी जो है वो भी अगर सामने आना चाहते हैं तो हम उनको भी मदद करेंगे। उनको भी 50-50 हज़ार करके 2 बार में हम 2 साल में पैसा देंगे, जो वो अपने रॉ मटेरियल स्ट्रेंथनिंग के लिए और सब के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। अभी ये वक्त ऐसा है कि यहाँ पर आर्टिसंस को कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो गई है। सही बात है, क्योंकि उनका जो इन्वेंट्री बनी हुई है वो आगे बिक नहीं रही है। बिल्कुल वो सो अब ऐसे में अगर उनको हम इस तरीके की फैसिलिटी देंगे, कम से कम वो अपने को सस्टेन करने के लिए कुछ क्रेडिट बैंक से लेके अपने को सस्टेन करेंगे। और जल्द ही जब ये बीमारी से हम लोगों को, कब से होगा इसका स्टार्ट? जो ये तो स्टार्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन हो रहा है इस समय, और आर्टिसंस को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम शुरू हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अभी हमने देखा कि कुछ ऐसे ऑनलाइन ई-कॉमर्स फैसिलिटीज़ हैं जिनकी रीच बहुत ज़्यादा है, और आजकल लोगों ने नॉर्मल शॉपिंग के बजाय ई शॉपिंग को प्रेफर करना शुरू किया है। और रेस्ट ऑफ इंडिया में आप देख रहे हैं दिवाली वगैरह के नाम पे काफ़ी सेल भी हो रही है। सो ऐसे में हमने कुछ सोचा है कि हम इन ई कॉमर्स की जो कमर्शियल साइट्स हैं इनके साथ MOU करके इनसे भी आर्टिसंस को कहेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट्स को इन पर शोकेस करें
और डायरेक्टली लोगों तक मतलब उससे पहुंचे। ये फायदा मिलेगा कि जो रुका पड़ा माल है वो भी निकल सकता है। जाएगा। जो अब आपने 13 अक्टूबर से जो यहाँ पे नुमाइश जो है, जो आपने नुमाइश मुनक्किद की, उसका क्या मकसद है? देखिए, ऐसा था कि बीच में तो बिल्कुल नुमाइशें लगाना और वो सब बंद हो गया था। जी अब जब माहौल थोड़ा ठीक हुआ है, हम लोगों ने अनलॉक 5 तक पहुंच गए हम लोग, जी तो अब ये सोचा गया कि क्यों ना हम इन लोगों को फिर से जो हमारा नुमाइश घर है वहाँ पर इनको स्पेस दी जाए ताकि ये अपना प्रोडक्ट बेचे। इस समय आर्टिसन के पास सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसने जो भी माल तैयार किया था वो मौजूद है। वो बिक नहीं रहा। सही बात है। सो 2-3 तरीके हैं बेचने के। एक तो वर्चुअल फेयर्स में हम उनको पार्टिसिपेट करा रहे हैं ताकि जो बड़े बायर्स हैं, हो सकता है उनको भी आगे बेचने में दिक्कत हो, लेकिन उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो खरीद के उसको रखेंगे। उनके साथ हम टाई अप करवा रहे हैं। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि ये हम कुछ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे जो ई पोर्टल्स हैं उनके साथ एमओयू करके उनके माल को बिकवाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगह फेयर शुरू हो गए, जैसे नोएडा में अभी फेयर शुरू हो गया है। हमने अभी अपने 40 आर्टिसंस को वहाँ भेजा है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो भी वहाँ जाके अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करेंगे और बेचेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे लोकल लोगों के लिए हमने ये नुमाइश घर में तो क्या मैसेज है इस हवाले से? और इसमें हमने चूंकि फ्री ऑफ चार्ज रखा है, रेंट फ्री रखा है, मैसेज यही है कि आपको हम स्पेस फ्री में दे रहे हैं, आप यहाँ आइए, अपने डिस्प्ले कीजिए। लोगों को हमने मैसेज दिया कि इनके सपोर्ट में आइए। अगर हर आदमी अपनी ज़रूरत से रिलेटेड या कोई भी शौक से रिलेटेड 1-2 आइटम भी खरीदेगा तो इन लोगों को जो इस समय दिक्कत आ रही है कि इनका माल बिक नहीं रहा है, वो बिकना शुरू हो जाएगा। तो ये आर्टिसंस को और व्यूवर्स को मदद करने के लिए एक पहल की गई है। जनाब मनोज कुमार द्विवेदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, आपने ये बहुत ही अहम मालूमात दे दी। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना। उम्मीद करेंगे जो नई पॉलिसी होगी उससे मुस्तफीद हम सब हो जाएंगे। आज का प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।